गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए आजकल हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 और सॉल्यूशन निकाल रहे हैं लीनियर इक्वेशंस के सब्स्टिट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से इक्वेशंस को हल करना, इक्वेशंस को सॉल्व करना। और जैसे कि मैंने ये बात पहले भी बताई है कि इक्वेशन सॉल्व करने का आशय है कि जो इक्वेशन में, जो समीकरण में वेरिएबल होते हैं, चर, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, उनके मान निकालने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट तक हमने काम कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन देखिए, आप अपनी बुक से देखेंगे। मेरे पास क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अब देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल, बात इसकी है कि सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, संपूरक कोण क्या होते हैं, पहले इसको जानिए दोस्तों। संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल देखिए क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल आपके हुए यदि टू एंगल्स का सम 180 डिग्रीज हो तो वह एंगल क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, उन दोनों कोणों का योगफल, द सम ऑफ, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, then we say that these angles are the supplementary angles। यदि दो कोणों का योग 180 अंश है तो वे कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। सीधी सीधी बात है। जैसे एक एंगल आपका 60 डिग्रीज है, इसका संपूरक कितना हुआ, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना हुआ, 120 डिग्री हुआ, क्योंकि 60 और 120 कितना, 180 हुआ। एक एंगल आपका 50 डिग्रीज का है, इसका सप्लीमेंट्री कितना हुआ, इसका संपूरक कितना हुआ, 130 डिग्रीज। ठीक है, एक एंगल आपका 100 डिग्रीज का है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, इसका संपूरक कोण कितना होगा, वो होगा 80 डिग्रीज का। ठीक हो गया, तो इट मींस ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, इनका सम 180, ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, इनका सम 180, ये दोनों सप्लीमेंट्री, इनका योग 180, इनका सम 180। ये दोनों क्या है, संपूरक हैं, तो उनका योग कितना होगा, 180। ये दोनों संपूरक हैं तो उनका योग कितना होगा, 180। ये दोनों संपूरक है तो उनका योग कितना होगा, 180। और एक टाइप का कोण आपने पढ़ा भी है पहले भी, कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण, इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, यदि मैं टू एंगल्स को m और n के रूप में लूं तो m प्लस n आपका 90 डिग्रीज का होता है। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो कोटिपूरक कोण कहलाते हैं, एक दूसरे के कोटिपूरक। If the sum of two angles are 90 degrees, then they call the complementary angle of each other। सीधी सीधी बात है। तो एक एंगल 40 डिग्रीज है तो उसका कोटिपूरक कितना होगा, 50 डिग्रीज होगा। एक एंगल 40 डिग्रीज है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 50 डिग्रीज होगा। एक एंगल आपके पास 60 डिग्रीज है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 30 डिग्रीज हो जाएगा। एक एंगल 60 डिग्रीज का, उसका कोटिपूरक कितना हो गया, 30 डिग्रीज हो गया, क्योंकि दोनों का सम कितना हो रहा है, 90 डिग्रीज हो रहा है। बस इन डेफिनेशन को आप तैयार कीजिए। ठीक हो गया, तो इसी पर रिलेटेड आपसे अब प्रश्न पूछा जा रहा है।
इसी से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट है। इसको देखिए क्या है इसमें डियर स्टूडेंट, आप देखिए आपसे कहा जा रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए माना संपूरक कोणों में बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री का है। लेट द लार्जर एंगल, ठीक है, लेट द लार्जर एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री लार्जर एंगल एंड लिख देता हूं, एंड स्मॉलर एंगल्स ऑफ let the larger angle and the smaller angle of supplementary angles, supplementary है ना, ये supplementary है, supplementary angles B x and y respectively, ठीक है। दो एंगल आपके पास x और y हैं जो सप्लीमेंट्री हैं। लार्जर एंगल आपका x है और स्मॉलर एंगल आपका क्या है, y है। तो फर्स्ट कंडीशन प्रश्न में प्रश्नानुसार पहली शर्त क्या है। फर्स्ट कंडीशन आपको दिया हुआ है, अंडरस्टैंड। यहां पर क्या दिया हुआ, दो कंडीशन आपको दे रखी है। क्या दिया हुआ है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्रीज। लार्जर एंगल x इज इक्वल टू 18 डिग्री लार्जर ऑफ स्मॉलर एंगल। ये तो करा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है। लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। लार्जर एंगल x है, स्मॉलर y है, तो ये जो लार्जर है ये इससे 18 डिग्री ज्यादा है, तो प्लस 18 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। एंड एज वी नो द डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक होगी। तो आप जानते हैं एक x है एक y है, इन दोनों का सम 180 डिग्री यदि है तभी तो सप्लीमेंट्री कहलाएंगे, तभी तो संपूरक कहलाएंगे। तो ये तो डेफिनेशन से हो गया। अब आप क्या करेंगे, देखिए x और y में एक लीनियर इक्वेशन ये है और x और y में एक लीनियर इक्वेशन ये है। x और y में एक रैखिक समीकरण ये है और x और y में एक रैखिक समीकरण ये है। अब मुझे इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब आप जानते हैं, आपको इन इक्वेशंस में जो x और y हैं उनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर देनी, ठीक हो गया। तो x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 से x की वैल्यू दूसरे में रख दीजिए
ठीक है, substituting the value of x is equal to y plus 18 from equation 1 to equation 2. Substituting the value of x is equal to y plus 18 from equation 1 to equation 2. समीकरण 1 से x is equal to y plus 18 डिग्री का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक हो गया। तो यहां जो x है इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू इसको 2 में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 क्या बन जाती है, x की जगह ये रख लीजिए y प्लस 18 डिग्रीज प्लस x की जगह रख दीजिए y प्लस 18 डिग्रीज प्लस y को y रहने दीजिए इज इक्वल टू 118 डिग्रीज। ठीक है, x की जगह मैंने क्या रख दिया y प्लस 18 डिग्रीज और y यहां ऑलरेडी है ही। ठीक हो गया। अभी जो इक्वेशन बनी ये बन गई आपकी क्या, ये बन गई एक लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की, रैखिक समीकरण एक सिंगल वेरिएबल में, एक चर में रैखिक समीकरण केवल y y में बन गया। तो दिस इंप्लाइज दैट आप क्या लिख देंगे 2y इज इक्वल टू प्लस 18 को राइट हैंड साइड में ले लीजिए, तो यहां इसमें नेगेटिव हो जाना है। ठीक हो गया। तो आपके पास क्या है स्टूडेंट, दिस इंप्लाइज दैट, यहां सॉल्व कर लेता हूं, 2y इज इक्वल टू कर लीजिए माइनस 72 162, ठीक है 162 डिग्रीज ये तो होगा। ठीक है, तो y आपका कितना हो गया, y आपका बन जाएगा, ये 2 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा 162/2, तो 81 आ गया। y आपका कितना हो गया 81 डिग्रीज। जो स्मॉलर एंगल है उसकी वैल्यूज निकल गई, स्टूडेंट उसकी वैल्यू निकल गई 81 डिग्रीज। ठीक है, तो a की वैल्यू निकल गई, y की निकल गई, तो y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, y की जगह पे क्या रख देंगे 81 रख लीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहां तक ये तो आप सब समझ गए। अब आप देखिए a वेरिएबल की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप देखिए y इज इक्वल टू 81 डिग्री, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y is equal to 81 degree in equation 1 we get क्या मिलेगा, y की वैल्यू 81 इक्वेशन 1 में रखिए, तो क्या मिलेगा x इज इक्वल टू y, y मीन्स 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 99 डिग्रीज, x। ठीक है, 81 और 18 कितना हो 99 डिग्रीज, तो एक एंगल आपका 99 डिग्रीज का हो गया और दूसरा एंगल आपका कितना हो गया 81 डिग्रीज का। जो लार्जर एंगल है, जो बड़ा वाला है, वो तो 99 डिग्रीज का हो गया, जो स्मॉलर एंगल है छोटा वाला वो 81 डिग्रीज का हो गया। अब बहुत सिंपल सी बात है कि इन दोनों को मैं यदि ऐड करूंगा तो देखिए 180 आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, ये दोनों संपूरक कोण है। और दूसरी बात, ये बड़ा वाला कोण इस छोटे वाले से 18 ज्यादा है, इसमें 18 ऐड करोगे तो ये आएगा, इसमें 18 जोड़ोगे तो ये आएगा,
this is the larger angle, this is the smaller angle. If I add 18 degrees in smaller angle, we get the larger angle. तो दोनों कंडीशन पे आपको सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो आपके पास टू एंगल्स आर, आंसर किस रूप में लिख देंगे, आंसर जिस रूप में पूछा जाता है उसी रूप में आंसर भी देना चाहिए। तो आपके पास आंसर हो गया हाँ, आपको निकालना है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो कौन से टू एंगल्स हो गए हो, टू एंगल्स आर, वे दो कोण कौन हो गए, वे दो कोण हो गए आपके पास 99 डिग्रीज एंड 81 डिग्रीज, ठीक है, 99 अंश और 81 अंश, ठीक है। तो इस रूप में क्वेश्चन करना है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला पार्ट लेते हैं, ठीक हो गया। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चलिए इसका देखिए स्टूडेंट, इसका थर्ड पार्ट आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखिए क्या है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें ₹3,800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें ₹1,750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800. लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। कोई कोच हैं क्रिकेट टीम के, वो बैट और बॉल को ले रहे हैं, ठीक है। तो कुछ दो बातें आपको दे रखी हैं, अब बैट भी और बॉल भी है। न तो बैट की कॉस्ट पता, न तो बैट की कॉस्ट पता, न बॉल की कॉस्ट पता, न तो बैट की कीमत पता, न बॉल की कीमत पता। तो दो चीजें हो गई, बैट एंड बॉल, उनका रेट निकालना है। तो दो वेरिएबल हो गए, पता तो है ही नहीं। तो जब पता नहीं रहता है तो वेरिएबल बन गए। अब इन वैल्यूज को निकालना है। तो 2 वेरिएबल आपके पास आ गए, एक बैट और एक बॉल। बॉल की कॉस्ट और बैट की कॉस्ट 2 वेरिएबल हो गए, ठीक है, क्योंकि अननोन क्वांटिटीज है। अब जब इन टू वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो इक्वेशन भी, लीनियर इक्वेशन भी हमको 2 बनानी होंगी। जब 2 लीनियर इक्वेशन बनेंगी तब जाकर के हम दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक हो। अब चलिए आप देखिए, मान लेता हूं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट and 1 ball be X and Y respectively. ठीक है, माना एक बैट और एक बॉल का मूल्य क्रमशः X और Y रुपीज हैं, ठीक है। एक बैट और एक बॉल का मूल्य क्रमशः मतलब क्रम से, पहले क्रम में क्या रखा, बैट आ रखा, तो बैट का एक बैट का कॉस्ट क्या हो गया, X रुपीज, और एक बॉल बाद में है तो बॉल की कॉस्ट Y रुपीज है। ये तो है X एंड Y रिस्पेक्टिवली। पहला मैंने क्या ले रखा, बैट रिस्पेक्ट क्रम से, और दूसरा मैंने बॉल ले रखा।
तो एक बैट की कॉस्ट एक्स रुपीज हो गई और एक बॉल की कॉस्ट आपकी कितनी हो गई, वाई रुपीज हो गई। ठीक हो, अब क्या है, गिवन कंडीशंस आर, गिवन कंडीशंस, दी गई शर्तें, प्रश्न में दी गई शर्तें, प्रश्न में दी गई शर्तानुसार, ठीक है, जो कंडीशन आपको क्वेश्चन में दी हुई है वो क्या है। अब वेरिएबल दो हो गए, एक एक्स वेरिएबल है और एक वाई वेरिएबल है, दो चर हो गए, एक एक्स और एक वाई। इसलिए एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में भी आपको दो कंडीशन दे रखी है। ठीक है, मतलब कि आप दो इक्वेशन बनाइए, क्योंकि वेरिएबल दो है तो लीनियर इक्वेशन भी दो बनाने पड़ेंगे, तब जाके वैल्यू आएगी, तब जाके एक्स वाई की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन आप देखिए क्या है, आपको दिया हुआ है कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें ₹3,800 में खरीदी। ठीक है, 7 बैट एंड 6 बॉल की कॉस्ट है ₹3,800। एक बैट की कॉस्ट एक्स रुपीज है तो 7 बैट की कितनी हो जाएगी, 7x। ठीक हो गया, एक बॉल की कॉस्ट आपकी वाई रुपीज है, एक बॉल की कॉस्ट वाई रुपीज है और आपने 6 बॉल ले ली तो 6y इज इक्वल टू ₹3,800। दिस इक्वेशन नंबर 1। ये पहली इक्वेशन बन गई। एक बैट एक्स रुपीज का है और आपने 7 बैट लेने तो मल्टीप्लाई तो करते हैं, 7 से एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक बॉल की कॉस्ट वाई रुपीज है और आपने 6 बॉल लेने तो 6y हो जाएगा, दोनों की कॉस्ट आपकी ₹3,800 हो गई। ठीक हो गया, एक बात। दूसरी कंडीशन फिर आपको क्या दी हुई है, उसने 3 बल्ले और 5 गेंद, 3 बल्ला 3 बैट लिए तो 3x, एक बैट एक्स रुपीज का है और 3 बैट कितने हो जाएंगे, 3x के हो जाएंगे, मल्टीप्लाई तो करेंगे। माना 100 रुपीज का एक बॉल आ रही है तो यदि 3 बॉल लेने हैं तो 3 into 100 मल्टीप्लाई तो करते हैं, तो 3 into x, एक बैट एक्स रुपीज का है तो 3 बैट 3x, प्लस बॉल कितने लिए हैं, दूसरी स्थिति में 5 बॉल्स लिए हैं, एक बॉल आपकी वाई रुपीज की है तो 5 बॉल कितनी हो जाएगी, 5 into y। अब इन दोनों को मिलाकर के कितने रुपीज का है, ये है 1,750। ये है अंडरस्टैंड, आप समझ गए। पहले 7 बैट और 6 बॉल ली, कितने की, इतने की, तो एक बैट आपका एक्स का है तो 7 बैट्स कितने हो जाएंगे, 7x, प्लस एक बॉल वाई के तो 6 बॉल कितने हो जाएंगे, 6y। ठीक है, तो 7 बैट और 6 बॉल का कितने रुपीज दिए उन्होंने, इतने, इन दोनों मिला के ये हो गया। और फिर बाद में क्या लिया, 3 बैट्स तो 3x, और बॉल्स कितने ली, y तो 5y, एक बॉल कितने ली, 5, एक बॉल की कीमत y है तो 5y हो गया टोटल बॉल की कॉस्ट, और बैट प्लस बॉल दूसरी स्थिति में कितने रुपए खर्च के, इतना। अब इन दोनों से आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी, इन दो इक्वेशन से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसा करता हूं कि यहां से x की वैल्यू निकाल करके यहां रख देता हूं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से देखिए आप, आपके पास क्या रहा है, 3x इज इक्वल टू -5y। मैंने क्या किया, 3x की वैल्यू निकाल रहा हूं तो ये 5y जो है यहां प्लस में, उसको राइट हैंड साइड में उसका ट्रांसपोजिशन करता हूं, इसका राइट हैंड साइड में पक्षांतर कर लेता हूं, यहां चिन्ह धनवान जाके ऋण हो गया इसके साथ। तो दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू निकालना चाहूंगा, यू अंडरस्टैंड, x की वैल्यू निकालूंगा तो इसमें 3 से डिवाइड हो जाएगा, 1750 माइनस 5y/3, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y/3। अब x की वैल्यू आ गई। ठीक है, x की वैल्यू आपको आ गई इक्वेशन नंबर 2 से। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्योंकि मेथड में आप सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं तो x की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर लीजिए इसमें। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, लिख देता हूं
1750 माइनस 5y/3 इन इक्वेशन 1। ये जो x की वैल्यू है ये आएगी, इसको मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं इक्वेशन 1। ठीक है, x बराबर 1750 माइनस 5y/3 का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशंस में ऐसा कर लेता हूं, इक्वेशंस को मैं इधर सेव कर लेता हूं। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को मैं यहां लिख देता हूं। मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, कौन कौन हैं, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 और दूसरी है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 और x की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, x की वैल्यू लिखा है 1750 माइनस 5y/3। x की वैल्यू मैंने लिखा है 1750 माइनस 5y/3। ठीक है, इससे मैंने x की वैल्यू निकाल ली, अब उसको यहां रखना है। ठीक हो गया। अब मैं कितना करूंगा, देखिए यहां तो ठीक है, बॉल की कॉस्ट आपकी y है, बैट की कॉस्ट आपकी x है, कोई दिक्कत नहीं, तो आपको याद है वैसे ही। ठीक है, तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इसको मैं सब मिटा देता हूं। ठीक है, अब चलिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट, आप देखिए इक्वेशन, इसमें वैल्यू रखनी मैंने x की, क्योंकि यहां से मैंने इक्वेशन नंबर 2 से मैंने x की वैल्यू ये निकाली है। ठीक हो गया, उसको यहां रखेंगे तो कितना हो जाएगा, आपके पास इक्वेशन 2 है 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 380। तो दिस इंप्लाइज दैट 7x की वैल्यू रखिए यहां से, x क्या है 1750 माइनस 5y/3 प्लस 6y इज इक्वल टू ये 3800। ठीक हो गया। अब आप क्या करिए, 7 से अंदर मल्टीप्लाई करिए, दिस इंप्लाइज दैट माइनस डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6y इज इक्वल टू ये आया। ठीक है, ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई, यस। अब आप देखिए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसका डिनोमिनेटर मानेंगे आप 1, दिस इंप्लाइज दैट पूरा डिनोमिनेटर आपका 3 हो गया, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 35y। ठीक है, अब इसको देखो 1 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो गया 3। ठीक है, 1 से इसको डिवाइड करेंगे 3 हो गया और 3 की मल्टीप्लाई 6 में, तो प्लस 18y हो गया इज इक्वल टू 3800। दिस इंप्लाइज दैट, याद रखना आप एक चीज, यदि कहीं पर ऐसा है x ओवर y इज इक्वल टू 3/4 है, तो सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है। दिस इंप्लाइज दैट 4x इज इक्वल टू 3y, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 4x और इसके साथ 3y। ठीक हो गया, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, अब इसके डिनोमिनेटर में जो 1 है, इसके डिनोमिनेटर में हर में 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करने की आवश्यकता नहीं, उतना ही आएगा, पर इसकी मल्टीप्लाई यहां देखिए। अब यहां आप देखिए कि 12250 माइनस 35 प्लस 18 माइनस 17y हो गया, माइनस 17y हो गया इज इक्वल टू 3800 इंटू 3। दिस इंप्लाइज दैट, इसको तो राइट हैंड साइड में ले लीजिए, इसको लेफ्ट हैंड साइड में कर लीजिए, 12250 माइनस 3800 इंटू 3 इज इक्वल टू 17y। नेगेटिव है, यहां जाके पॉजिटिव हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट। अब और सॉल्व करिए,
इतना आ गया डिस्टेंस। तो 17y आपका कितना हो गया, 17y कितना बन गया, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, ठीक है। 12250 में आप 11400 माइनस कर लीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका 850 हो गया। y कितना हो गया, 850 डिवाइड बाई 17, काट देंगे तो 50 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 50 रुपीज। 50 रुपीज y की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू 50 हो गई, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि एक बॉल आपकी 50 रुपीज की होगी, ठीक हो गया। अब जब y की वैल्यू निकल गई तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि आपके पास y की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू 50 आई हुई है, y की वैल्यू मेरे पास आ गई, तो मुझे x की वैल्यू कैसे निकालनी है, वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी इक्वेशन में आप x की y की वैल्यू रख सकते हैं। किसी भी इक्वेशन में, मैं क्या कह रहा हूं, इक्वेशन 1 और 2 है ना आपके पास, तो किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू रख लीजिए किसकी, y की। y इक्वल टू 50 है ना, तो या तो इसमें रखे या इसमें रखिए, या x की वैल्यू सीधे आगे रखी है तो यहां से ज्यादा आसान हो जाएगा। सिंस क्योंकि हमारे पास है x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाई कितना 3 में y इज इक्वल टू 50 रखने पर, क्योंकि एक वेरिएबल की वैल्यू तो आ गई, एक वेरिएबल की वैल्यू तो आ गई 50, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 50 इन दिस, तो दिस इंप्लाइज दैट x कितना मिलेगा दोस्तों, 1750 माइनस 5 इंटू y मीन्स 50 होल डिवाइडेड बाई 3, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हो गया, x इज इक्वल टू आ गया आपका 1500 बाई 3, ये तो है। और आप काट लीजिए, ये आ गया 500, तो x इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 500 आ गया, ठीक है। x 500 है और y कितना है 50। अब देखिए आंसर लिख लीजिए, दोनों वेरिएबल निकल गए, x और y दोनों की वैल्यू निकल गई। और शुरू में आप ध्यान होगा आपको कि x क्या है, कॉस्ट ऑफ ए बैट, ठीक है। बल्ले और गेंद का मूल्य निकालिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, कॉस्ट ऑफ ईच बैट, एक बैट का मूल्य, एक बैट का मूल्य। अब क्या माना होता हमने बैट की वैल्यू, x मानी हुई थी ना, और x कितना है 500 आ गया, तो दिस इज इक्वल टू ₹500। ये रुपीस का सिंबल है, रुपीज को ऐसे लिखा जाता है, कहीं पर ऐसा लिख दीजिए समझ जाएंगे आप, रुपी है ये। नोट में भी देखना आप, रुपीज का ऐसा सिंबल है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, एक बॉल का मूल्य, कितने की है बॉल, ₹50। बॉल आपकी 50 रुपीज है, रुपीज की है, और बैट आपका, बॉल आपकी 50 रुपीज की है, बैट आपका 500 रुपीज का हो गया, ठीक है। बस ये आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट, 4th पार्ट। तो इस रूप में आप इन क्वेश्चंस को करें, बड़े अच्छे हैं क्वेश्चन। अब सारे क्वेश्चन एक तरीके के हैं, एक एक्सरसाइज पूरे एक मेथड पे दे रखी है, इसलिए दी हुई है कि आपको बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। और आगे आप तब जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो जिस विधि से पूछे जाएंगे उस विधि से करेंगे, या सीधे सॉल्व द लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा, ठीक है, तो किसी भी मेथड से तब फिर आप हल कर सकते हैं, ठीक हो गया।
इसका फोर्थ पार्ट देखिए आप। फोर्थ पार्ट क्या है डियर स्टूडेंट? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा ₹105 है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा ₹155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? यदि व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? ठीक है। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद ए चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 kilometer, the charge paid is ₹105, and for a journey of 15 kilometer, the charge paid is ₹155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person by have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? ठीक है। अब आप देखिए, आपको दो चीज़ें पहले निकालनी है। आपने देखा होगा जब घरों में बिजली का बिल आता है तो उसमें आप देखेंगे एक तो फिक्स्ड चार्ज होता है, वो फिक्स्ड है, ठीक। दूसरा क्या होता है कि पर यूनिट जो आपकी यूनिट आती है बिजली की, उसका कॉस्ट के हिसाब से मल्टीप्लाई होता है। तो आपने चाहे कुछ भी नहीं यूज़ किया और आपने कनेक्शन लिया हुआ है तो फिक्स चार्ज आपको पढ़ना ही पड़ना है। तो ऐसे ही उस सिटी का भी है कुछ तरीका। एक तो फिक्स चार्ज होना है, ठीक है। टैक्सी के लिए कोई फिक्स्ड चार्ज है, अब पता नहीं कितना है, तो जब पता नहीं तो मैं एक्स मान लूंगा। माना टैक्सी में आप बैठ रहे हैं तो एक भाई इतना रुपीज आपने फिक्स चार्ज देना ही देना है और बाकी चार्ज लगेगा पर किलोमीटर के हिसाब से। आप 10 किलोमीटर जाएंगे तो पर किलोमीटर पर इतना लगेगा, तो 10 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप 20 जाएंगे तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे पर किलोमीटर के चार्ज को। इस रूप में दो टाइप का चार्ज है, एक तो फिक्स चार्ज, निश्चित चार्ज। आप टैक्सी में बैठ गए तो इतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है न्यूनतम। उसके बाद और क्या पड़ेगा, जितना ज्यादा किलोमीटर आप चलेंगे आपको चार्ज बढ़ता जाएगा, तो पर किलोमीटर का रेट अलग है। तो दो बातें हो गई, एक तो फिक्स चार्ज है, निश्चित चार्ज है, और दूसरा क्या है, पर किलोमीटर का चार्ज। तो मान लेते हैं, माना निश्चित चार्ज, नियत भाड़ा लिखा हो वही लिखी, नियत भाड़ा x तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, ठीक है। प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा y है, y रुपीज है, ये रुपीज है, ये भी रुपये है, ये भी रुपये है। लेट द फिक्स चार्ज, ठीक है, दो प्रकार के चार्जेस हैं। लेट द फिक्स चार्ज is ₹X and per kilometer charge and per kilometer charge and the charge per kilometer be ₹Y, ठीक है, ठीक है। फिक्स चार्ज x हो गया और 1 किलोमीटर चलेंगे तो y पड़ेगा, 2 किलोमीटर चलेंगे तो 2y पड़ेगा, 10 किलोमीटर चलेंगे तो 10y पड़ेगा। वही है, वही मैं कह रहा हूं कि नियत भाड़ा आपका रुपीज क्या है, x रुपीज है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, y रुपीज है, ठीक है। गिवन कंडीशन, अब जो कंडीशन आपको दे रखे हैं उनको यूज करिए। गिवन कंडीशन इन क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्न में दिया हुआ आपको क्या किया जाता है, नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा, ठीक हो गया। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 है, ठीक हो गया।
फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। अब 10 किलोमीटर चल रहा है आदमी, टैक्सी से 10 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर पे वाई रुपीज पड़ रहे हैं, तो 10 किलोमीटर पे कितने पड़े, 10 वाई। ठीक है, 1 किलोमीटर चलने पे वाई रुपीज हैं, तो 10 किलोमीटर चलने पे कितना होगा, 10 वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिक्स चार्ज, जो नियत चार्ज है टैक्सी का, फिक्स चार्ज या नियत भाड़ा, ये तो देना ही देना है। तो इन दोनों को मिलाकर के पहली स्थिति में कितने रुपीज देने पड़े हैं, 105 रुपीज कुल देने पड़े हैं। एक इक्वेशन बन गई। अब आपको संबंध बनाना है ना, तो 10 किलोमीटर जाने पे इतना तो टैक्सी का पर किलोमीटर के हिसाब से हो गया। जब 1 किलोमीटर पे वाई रुपये है तो 10 किलोमीटर पे 10 वाई हो गया। अरे फिक्स इतना तो देना ही देना है, तो x प्लस 10 वाई इक्वल टू 105। अब दो वेरिएबल है x और y, अब दोनों की वैल्यू चाहिए, x की भी y की भी, तो एक इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, एक और चाहिए, तब जाकर के वैल्यू निकलेगी। 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये। अब 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए y है, तो 15 के लिए कितना हो जाएगा, 15 वाई। 1 किलोमीटर के y रुपीज है, तो 15 के लिए 15 वाई रुपीज, और x तो फिक्स चार्ज है ही है, तो ये कितना हो गया, ये आपको 155 रुपीज देने पड़ेंगे। बस ये है पूरी कहानी। 10 किलोमीटर चलोगे 105 रुपये पड़ेगा, तो 10 किलोमीटर का तो 10 वाई हो गया, x रुपीज फिक्स है, इतना देना है, तो मिलाकर के 105 रुपये देने पड़ेंगे। 15 किलोमीटर चले तो 15 किलोमीटर का कॉस्ट हो गया या भाड़ा हो गया। ठीक है ना, ट्रेवलिंग चार्ज कह सकते हैं 15 वाई, और x फिक्स है तो x प्लस 15 वाई 155 हो गया। अब 2 इक्वेशंस आ गई, 2 इक्वेशन को अब सॉल्व करिए आप। ठीक है, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल लीजिए और उसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। ठीक है, समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा दोस्तों, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 वाई। ठीक हो गया, ये तो होगा। मैंने क्या किया, 10 वाई यहां है, इसको मैं राइट हैंड साइड में ले गया, इसका साइन प्लस है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 105 माइनस 10 वाई किसकी वैल्यू, x की। सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू दिस इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, substituting the value of x is equal to 105 minus 10y in equation 1, in equation 2। ठीक है, समीकरण 1 से x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, इसकी वैल्यू समीकरण 1 से इसकी वैल्यू 2 में रखो तो कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू 105 माइनस 10y, ये x की वैल्यू मैंने यहां से रख दी 2 में, प्लस 15y यहां पहले से ही है, x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट किया, ये x को किससे प्रतिस्थापित किया, 105 माइनस 10y से, अब प्लस 15y तो यहां था ही, इज इक्वल टू 155। अब सॉल्व करिए, दिस इंप्लाइज दैट कितना हो गया, 105, देखो ये 10y है माइनस में, अरे प्लस 15y है, तो प्लस 15y में 10y गया तो प्लस 5y इज इक्वल टू 155। तो कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, 105 प्लस 55 नहीं बल्कि 5y इज इक्वल टू कितना है, 155 है ना, यह है तो इक्वेशन 105 प्लस 5y कितना 155, तो 5y की वैल्यू निकालिए, जो 105 को यहां ट्रांसपोजिशन करिए, तो 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। ठीक है, इस 105 का इधर पक्षांतर कर दिया,
इसका साइड चेंज कर दिया तो यहाँ प्लस का वहां जाके माइनस हो जाता है। तो दिस इंप्लाइज दैट 5y कितना हो गया, 105 में 155 में 105 आपने माइनस किया तो 50 आ गया। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 50/5, ये हो गया 10। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 10। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई डियर स्टूडेंट, y की वैल्यू आ गई आपके पास 10। अब देखिए जब y की वैल्यू 10 आ गई तो सीधी सीधी बात है, एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। तो इस y की वैल्यू को या तो यहां रखिए या यहां रखिए, x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू यहां रखूंगा, इसको राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो x की वैल्यू निकल जाएगी। या सीधी सीधी मेरे पास x की वैल्यू यहां आएगी, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। यदि मैं यही y की वैल्यू रख दूंगा तो x की वैल्यू निकल जाएगी। सिंपल सा है, सॉल्व किया हुआ है ये। तो इसी में रख देते हैं पुटिंग, ठीक है, इसमें आप देखिए आप लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन x इज इक्वल टू 105 माइनस 10। ठीक है, y इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y में रखने पर। ठीक है, आपकी समझ में आ रहा है, y की वैल्यू मुझे आई हुई है तो मैं y की वैल्यू यहां रख दूंगा, मुझे x की मिल जाएगी। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई, y मीन्स 10। अब सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट इसको, तो कितना हो जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो देखो कितना होगा मेरे पास, यहां लिख देता हूं। ठीक है, मेरे पास यहां पर कितना आ गया, x इज इक्वल टू है 105 माइनस 10 इंटू वाई की जगह 10। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 105 माइनस 100। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5 आ गया। तो x इज इक्वल टू 5 है, y इज इक्वल टू कितना है, 10 है। तो x इज इक्वल टू 5, नियत भाड़ा फिक्स्ड चार्ज x है और पर किलोमीटर भाड़ा क्या था, y था। पर किलोमीटर चार्ज y रुपीस था और फिक्स चार्ज x था। तो आ तो गया आंसर, x की वैल्यू भी आ गई, y की भी आ गई। फिक्स चार्ज आपके पास आ गया कितना, ये तो x की वैल्यू है ना, और y की कितनी है, y इक्वल टू 10 है। ठीक है, ये तो फिक्स चार्ज है और ये नहीं, नियत भाड़ा आपका ये है, x इक्वल टू 5। ठीक है, x इक्वल टू 5, नियत भाड़ा 5 आया। यस, ये फिक्स चार्ज है 5, क्योंकि ये तो माना आपने x को क्या माना हुआ है, नियत चार्ज फिक्स्ड भाड़ा, और y क्या है, प्रति किलोमीटर भाड़ा। पर किलोमीटर चार्ज y रुपीज है, तो y की वैल्यू क्या होगी 10। 1 किलोमीटर चलोगे 10 रुपए पड़ेगा, 2 किलोमीटर चलोगे 20 पड़ेगा, 3 किलोमीटर चलोगे 30 पड़ेगा, पर 5 रुपया और पड़ेगा क्योंकि फिक्स्ड 35 हो जाएगा। 4 किलोमीटर चलोगे तो 10 इंटू 4 40 प्लस 5 रुपये और 45। ऐसा रिक्शा आदि में बैठेंगे कभी शहर में तो वहां यही तो होता है। ठीक है, पर किलोमीटर का चार्ज लगाते हैं। ठीक हो गया, तो चलिए अब आंसर लिख देता हूं मैं। अब आपको ठीक से समझ में आ गया होगा, इसका आंसर लिख देते हैं। दो चीजें हैं, फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, यही तो पूछा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है, क्या पूछा है, हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे। ओके, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, नियत भाड़ा, नियत भाड़ा। तो कितना निकला इस टाइम, उसको मैंने x माना हुआ है तो ये निकल गया ₹5 रुपीज हो गया। और चार्ज पर किलोमीटर दूसरा है, एंड चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर,
ठीक है, प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो ये हो गया ₹10। ठीक हो गया, 5 और 10। निश्चित भाड़ा फिक्स चार्ज ₹5 है और प्रति किलोमीटर भाड़ा आपका ₹10 है। अब आपको और भी निकालना, एक पार्ट इसका और पूछा हुआ है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे टू ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने पर कितना भाड़ा देना पड़ेगा। 25 किलोमीटर की यात्रा करेगा तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अब he has to pay, a person have to pay for traveling, a person had to pay for traveling ठीक है, a distance of 25 किलोमीटर। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर चलने पर कुल भाड़ा देना पड़ेगा। दोनों लैंग्वेज में लिख रहा हूं। देखिए एक बात आप याद रखिए, आप 25 किलोमीटर जा रहे हैं तो 25 किलोमीटर का कितना भाड़ा पड़ेगा, तो ₹5 तो फिक्स्ड है, फिक्स्ड नियत भाड़ा ₹5 तो पड़ेगा प्लस 1 किलोमीटर पे ₹10 है, तो कितना किलोमीटर जा रहे हैं 25, तो 25 इंटू 10 नहीं है, 1 किलोमीटर पे ₹10 है ना, 1 किलोमीटर का भाड़ा क्या ₹10 है, तो 25 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं तो 25 इंटू 10 हो गया। अब 25 इंटू 10 कितना हुआ 250 और ₹5 और जोड़ देना है तो ₹255 हो गए। तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा, आप लिख देंगे 5 + 225 इंटू 10 इज इक्वल टू ₹255 देखते हैं। आपकी बात समझ में आया। जब आपको चार्ज निकल गए ना दोनों, तो प्रश्न इसी में और पूछा हुआ है कि यदि व्यक्ति 25 किलोमीटर चल रहा है तो उसको कितना चार्ज पड़ेगा। तो आप जान रहे हैं कि ₹5 तो पड़ना ही पड़ना है, ₹5 तो फिक्स चार्ज है, बाकी किलोमीटर पे आधारित है। 1 किलोमीटर पे ₹10, तो 25 किलोमीटर पे कितना, 1 किलोमीटर पे ₹10 है तो 25 पे 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 किलोमीटर पे 10 तो 25 पे कितना मल्टीप्लाई होगा, ये 250 + 5 ₹255 होगा। ठीक हो गया। इस रूप में आप काम करें। आज के लिए इतना काफी है और इसमें अभी 2 पार्ट और है, तो इनको भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और उसके बाद एलिमिनेशन मेथड पर भी काम करेंगे। क्या होती है विलोपन विधि, क्या होती है एलिमिनेशन मेथड, इस पे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।